हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अपना चैप्टर चल रहा है ठोस अवस्था। इसका दोस्तों आज अपन छठा भाग पढ़ेंगे। ठोस अवस्था का भाग नंबर 6 पढ़ेंगे दोस्तों आज। दोस्तों अपनी ऑनलाइन लाइव क्लास चल रही है दोस्तों, और अपन पाठ चल रहा है जो अपना है ये अपने पास दोस्तों RBSC है, और अपन दोनों में ही यूज कर सकते हैं, या दोनों का ही करा रहा हूँ मैं, थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले रहा हूँ। NCERT दोनों का कोर्स यहाँ इंक्लूड किया दोस्तों मैंने। तो दोस्तों जो भी टॉपिक चल रहा है ध्यान से पढ़ना, और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अपन दोस्तों टाइम बर्बाद ना करके टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस पढ़ रहे हैं दोस्तों अपन, इस क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण चल रहा है, और इसमें वर्गीकरण अंतराणविक जो बल हैं उनकी प्रकृति के आधार पर दोस्तों अपन ने 4 भागों में किया था। पहला था दोस्तों अपने पास कौन सा, आणविक ठोस। कल अपन ने पूरा इसका वर्णन ही पढ़ लिए, और इस आणविक ठोस को भी दोस्तों 3 भागों में बांटा था, याद होगा। 3 भागों में नंबर 1 लिया था अपन ने अध्रुवीय आणविक ठोस, और दोस्तों ध्यान रखना नंबर 2 इसका ही भाग लिया था अपन ने ध्रुवीय आणविक ठोस, और नंबर 3 इसी में लिया था दोस्तों हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्ड आणविक ठोस। ये दोस्तों यहाँ तक अपन कल कंप्लीट कर चुके हैं, ये कल अपन पूरा पढ़ चुके हैं यहाँ तक। अब दोस्तों बात करेंगे नंबर 2 लेते हैं आयनिक ठोस, इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। आयनिक ठोस क्या होते हैं दोस्तों, अपन बात करते हैं कि सबसे पहले जो पॉइंट आता है याद करने के लिए कि दोस्तों इसमें अवयवी कण क्या होते हैं जिनके द्वारा ये ठोस आपस में जुड़े होते हैं। तो अवयवी कण की बात करेंगे दोस्तों, तो अवयवी कण इसमें अणु होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। जो अवयवी कण है वो अणु ही है, या अणु क्यों नहीं बोल सकते दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि अपन आणविक में अणु पढ़ा था, अवयवी कण की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना ये आयन होते हैं इसमें। किसकी बात करेंगे दोस्तों अपन, थोड़ा गीला कपड़ा हो गया दोस्तों, देखते हैं कि अवयवी कण की मैं बात करता हूँ, इसमें आयन होते हैं अपने पास। क्योंकि आयन क्यों होंगे दोस्तों, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं आयनिक ठोस, तो आयनिक ठोस में कौन से भाग लेते हैं, नाम से स्पष्ट है दोस्तों। आयनिक, आयनिक कौन सा, धनायनिक या ऋण आयनिक। तो ध्यान रखना दोस्तों अवयवी कण क्या होंगे इसमें, आयनिक ठोस। इसमें जो आयनिक ठोस जो आयन है ये आपस में कौन से बंध से बंधे होते हैं, आपस में बंधे होते हैं। किससे बंधे होंगे मैं बता देता हूं आपको, आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अपन बोलेंगे कि आयनों में हमेशा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। या दोस्तों अपन जानते हैं, या अपन फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, कौन सा बल बोल सकते हैं यहाँ पर, इसको प्रबल कूलामी बल बोल सकते हैं। ये इसमें फोर्स लग रहा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बल की बात कर लिया अपन। सबसे पहले अवयवी कण क्या होता है दोस्तों, आयन। और ये जो आयन है आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो कौन सा बल होता है जिसके द्वारा जुड़ेंगे, या तो उसे कूलामी बल बोल देंगे या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बोल देंगे दोस्तों। दूसरी चीज दोस्तों बात करते हैं कि ये अपने पास जल है, मैं बोल सकता हूं यहां आसानी से कि इसमें अपन बात करेंगे कि जल जैसे ध्रुवीय विलायक होता है, ध्यान रखना उसमें तुरंत ही विलय हो जाता है, कि जो जल है अपने पास उस जल में तुरंत विलय, तुरंत घुल जाएगा। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जल में ही तुरंत घुल रहा है, तो इसका मतलब इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान समझना दोस्तों,
जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होगा, लेकिन ठोस नहीं होगा। दोस्तों ध्यान रखना, आयन है किस में गति कर सकते हैं दोस्तों, आयन गति करेंगे किसमें, जल में। जब किसी भी आयनिक पदार्थ है दोस्तों, उस आयनिक पदार्थ को जल में घोल देंगे तो जल में भी जल होता है, जल भी क्या होता है, H+OH-, तो ये जल के साथ क्रिया करते हैं और क्रिया के बाद जो आयन डालेंगे अपन, ये आपस में गति करेंगे और गति के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत धारा यानी विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि ये अपने पास जलीय विलयन का विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ठोस अवस्था में जो ठोस अवस्था है उसमें विद्युत के कुचालक होते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, ठोस अवस्था, द्रव की बात जलीय विलयन बोल दो या इसे द्रव विलयन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। द्रव विलयन या जलीय विलयन में विद्युत के क्या होंगे, सुचालक, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अपन यहाँ इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो ठोस क्यों होते हैं, कारण लिख देता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ लिख देता हूं इधर, ताकि आपके समझ में आ जाए कि जो अपने पास ठोस अवस्था में जो ये आयन है अपने पास गमन करने के लिए, गमन या गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्योंकि ये लो दोस्तों, इसका भी मैंने कारण लिख दिया आपको यहाँ, इसका कारण लिख दिया कि भाई ऐसा क्यों होता है, कुचालक क्यों होते हैं, कि भाई जलीय विलयन में तो विद्युत के सुचालक हैं दोस्तों, और ठोस अवस्था में किस विद्युत के क्या है, कुचालक। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, ठोस अवस्था में ये जो आयन है वो आपस में एक दूसरे से प्रबल वैद्युत आकर्षण बल या प्रबल कूलमी बल के द्वारा बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जब इन्हें अपन जल में घोल देते हैं तो जल में घोलने के बाद जैसे ही इसे अपन ने जल में घोला तो जल में घोलते ये क्या करेंगे, गति करने के लिए क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। क्योंकि जल भी आयनिक है, जल में भी H+OH- आयन होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जैसे जल में घोलेंगे तो जल में घोलते ही आयन गति करने के, गमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसलिए ये द्रवावस्था में या अपन बोल सकते हैं कि जलीय विलयन में या गलित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। ध्यान से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो ये ठोस हैं, इन ठोसों का गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, इन ठोसों का जो गलनांक है और जो क्वथनांक है, ये दोनों दोस्तों दोनों ही उच्च होते हैं, हाई होते हैं। गलनांक और क्वथनांक हाई होते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो ठोस हैं ये बहुत ही दृढ़ होते हैं, दृढ़ ठोस के रूप में होते हैं, मजबूत होते हैं कहने का। और बात कर लेते हैं दोस्तों इसी में, तो ये अपने पास भंगुर प्रकृति के भी होते हैं। भंगुर प्रकृति तथा मैं बोल सकता हूं दृढ़ को कठोर भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अपन ने इतना लिख दिया। बात करते हैं भाई भंगुर प्रकृति क्या होती है। भंगुर प्रकृति होता है दोस्तों, तोड़ने पर जिस चीज को अपन तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद पूर्ण रूप से बिखर जाते हैं टुकड़े टुकड़े। जैसे दोस्तों मान लो ये मेरे पास कांच की प्लेट है, टूटने के बाद यदि मैं इसको यहाँ चोट मारूं तो पूरा की पूरा कांच बिखर जाता है। ये इसकी भंगुर प्रकृति कहलाती है, यानी टूटने के बाद चोट मारने पर पूरा बिखर जाना, उसे बोलते हैं उसकी भंगुर प्रकृति। बात करते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुछ NaCl का क्रिस्टल बना के बताया था मैंने सेकंड वीडियो में, याद होगा दोस्तों अगर ढंग से पढ़े होंगे तो। जलीय विलयन या गलित अवस्था भी बोल सकता हूं, जलीय विलयन बोल दो या गलित अवस्था भी बोल सकते हैं। इसकी जगह क्या बोल सकते हैं दोस्तों, गलित यानी पिघली हुई अवस्था।
गलनांक और क्वथनांक उच्च होगा, हाई होंगे, क्योंकि प्रबल बल है तो गलनांक क्वथनांक दोस्तों हाई अपने आप ही होने, मजबूत बंध से बंधा हुआ है, स्थिर है वैद्युताकर्षण बल। बात करते हैं दोस्तों दृढ़ के रूप में होते हैं। अब बात कर लेते हैं इन्हें गैसीय अवस्था में लाए जाने पर इन ठोसों को गैसीय अवस्था में लाए जाने पर ध्यान रखना दोस्तों, ये अपने मूल रूप को छोड़कर अन्य नए रूप में बदल जाता है, अन्य नए रूप या पदार्थ में बदल जाता है। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल, क्योंकि आयन जिसमें साल्ट होते हैं NaCl, क्योंकि अपन को पता है Na+Cl- आयनिक आयन ही निश्चित होंगे। KCl, K+Cl-, MgO, Mg+2, O-2, ZnS इधर ही ले लो दोस्तों एग्जाम्पल सारे, ZnS, Zn+2S-2। और बात कर लो दोस्तों, कितने भी ले लो, CaF2 ले लो, CaF2, Ca+2, F- दो F- के दो हो जाएंगे। अब दोस्तों ध्यान रखना कि इसके एग्जाम्पल अपन ने दिए दोस्तों, तो एग्जाम्पल कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आयनिक है तो आयन है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आयन है। बात की दोस्तों आयनिक ठोस जो आपस में बंधे होते हैं, किसके द्वारा, कौन सा बल होता है इनके मध्य में, स्थित वैद्युताकर्षण बल दोस्तों। कूलामी बल, प्रबल कूलामी बल के द्वारा बंधे होंगे। क्या दोस्तों बात करते हैं अवयवी कण आयन होंगे, क्योंकि आयन ही भाग लेते हैं प्लस माइनस। बात करते हैं दोस्तों जल में, तुरंत भूल जाएंगे, यानी जलीय विलयन में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होंगे, कुचालक। कहने का मतलब दोस्तों, जब इन्हें जल में घोलते हैं तो विद्युत धारा इनमें आसानी से प्रवाहित होने लग जाती है, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। बात करते हैं दोस्तों गलनांक और क्वथनांक उच्च होंगे। दृढ़ यानी कठोर, बिल्कुल मैंने अलग भी लिख दिया, ठोस के रूप में होते हैं। भंगुर यानी टूटने के बाद बिखरने वाली प्रकृति होती है। एग्जाम्पल आयनों के दे देंगे। ठोस अवस्था में विद्युतीय कुचालक क्यों होंगे दोस्तों, क्योंकि इतने मजबूत बंध से बंधा होता है कि ये अलग अलग नहीं हो सकते, गति करने के लिए गमन नहीं कर सकते हैं तो अलग होकर, इसलिए जब तक आयन गति नहीं करेंगे दोस्तों विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, अर्थात विद्युत क्या होता है, कुचालक। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अपन बात करेंगे यहाँ पर कि इन ठोसों को जब गैसीय अवस्था में ले जाते हैं, यहाँ पर जब इन ठोसों को अपन गैसीय अवस्था में ले जाते हैं, जैसे मान लो NaCl है दोस्तों, इस NaCl को लिया मैंने, और इस NaCl को गैसीय अवस्था, जैसे मान लो अपन जो प्रकृति की जो वाष्प होती है, भाप को गैस बोल सकता हूं मैं यहाँ पर। जब NaCl की जो वाष्प है, जो NaCl की जो है अपने पास, अब ध्यान समझना दोस्तों, जैसे ही ये NaCl है, मैं बोल रहा हूं कि इस प्रकार के ठोसों को गैसीय अवस्था में, जब NaCl है तो इसको वाष्प में यानी भाप में ले जाता हूं मैं, प्रकृति की वाष्प या को यहाँ पर भाप बोलेंगे, यानी गैस के रूप में है, ये गैस के रूप में रहेगी, जो उड़ती है अपन को दिखती है, जो भाप उड़ती है गैस बनकर, वो है अपने पास गैस यहाँ पर। तो इसका मतलब NaCl भाप का सूत्र भी H2O होता है, H2O का मतलब HOH, H+OH-। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये यहाँ से जो Cl है ये इस Na से इससे क्रिया कर लेगा, ये क्रिया की, क्योंकि Cl - Na+ और Na जो है ये OH के साथ जुड़कर ये बना लेगा, यानी अपने पास क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान रखना, एक तो बन जाएगा क्या, NaOH + HCl। दूसरे पदार्थ में बदला या नहीं बदला दोस्तों,
मेरे कहने का मतलब क्या था दोस्तों, मैंने यही बोला था कि इन ठोसों को जब, दोबारा मैं समझा देता हूं, कि इन ठोसों को जब गैस की अवस्था में, यानी भाप जो होती है, वाष्प का जल सूत्र भी वही होता है, जल का सूत्र भी वही होता है, द्रव जल का सूत्र भी वही होता है, ठोस बर्फ का सूत्र भी H2 होता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये जो जल है यानी भाप, वाष्प जो होती है गैस के रूप में होती है, उससे क्रिया करता है NaCl, तो किसमें बदल गया, NaOH में, यानी गैस की अवस्था में ले गए, किसके रूप, कौन सी अवस्था में, गैस की, कौन सी यहाँ पर, भाप, तो अपने मूल रूप यानी NaCl था नमक, इसको छोड़कर किसमें बदल गया, ये NaOH। तो दोस्तों दोबारा समझा देता हूँ इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा, देखो ज्यादा नहीं सोचना। मैंने लिया था कि जो NaCl है अपने पास, मान लो Na+Cl-, ये साल्ट है। जब इसे मैं गैस की अवस्था में ले जाता हूँ, गैस की अवस्था का मतलब जल की भाप जो है, ये मैंने गैस लिख दिया H+OH-, तो ये नई इससे जब भाप से क्रिया करेगा तो क्रिया करके क्या बना लेगा, यहाँ HCl और दूसरा क्या बचा, NaOH। ये देख लो एग्जाम्पल अपन ने ले लिया। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कोई समझ में आ गया होगा आसानी से, और कोई दिक्कत होगा आप क्वेश्चन से कर सकते। तो दोस्तों आयनिक ठोस कंप्लीट हो चुका है। अब यदि जो भी लेना चाहे वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला तीसरा ठोस। मैंने कल आपको बोला था कि मैं कल पूरे ठोसों को एक साथ करा दूंगा, जो बच रहे। अब बात करते हैं दोस्तों, मैं मिटा देता हूँ इसको। देखो दोस्तों अपन बात करते हैं तीसरा ठोस कौन सा है अपने पास, धात्विक ठोस। मेटेलिक सॉलिड। बात करते हैं दोस्तों धात्विक ठोस जो है अपने पास, इसमें अपने पास जो है थोड़ा सा अलग है। इसमें अपने पास बात करते हैं जो अवयवी कण है, वो अवयवी कण क्या होता है, वो होता है दोस्तों अष्टि या कर्नेल। अब दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि अष्टि या कर्नेल क्या होता है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका, आपको किताब में कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों। जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं, के अलावा शेष बचे इलेक्ट्रॉन को अष्टि या कर्नेल कहते हैं। ये देख लो दोस्तों, मैंने बता दिया दोस्तों कि धात्विक ठोस में जो अवयवी कण जो भाग लेते हैं, अवयव मैं बोल सकता हूं धातु लेती हैं, मैं यहाँ पर इसके लिए क्या लिख सकता हूं, धातु। क्या भाग लेंगे, धात्विक है तो धात्विक का मतलब धातु। और धातु में भी कौन से होते हैं कि जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के अलावा शेष बचे इलेक्ट्रॉन, या जिनको अपन किस नाम से जानते हैं, अष्टि या कर्नेल। यानी जो धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं की अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर। और मैं अगर थोड़ी अपनी भाषा में लिखना चाहूं तो अवयवी कण के रूप में क्या लिख सकते हैं कि जो धात्विक ठोस होते हैं दोस्तों, इसमें धातु यानी धात्विक ठोस धातु धनायन तथा उससे जुड़े इलेक्ट्रॉन का व्यवस्थित संग्रह होता है।
जो धात्विक ठोस है वो धातु धनायन या उससे जुड़े इलेक्ट्रॉन का व्यवस्थित संग्रह होता है। ध्यान रखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं तथा क्रिस्टल में सभी जगह फैले होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ये मुक्त तथा गतिशील इलेक्ट्रॉन धातुओं की उच्च विद्युत तथा ऊष्मीय चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना, अपन क्या बोलते हैं, एक और चीज बोल देता हूं कि इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें धात्विक चमक होती है। धातुओं की बात करें दोस्तों तो धातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य होती हैं। धातुओं के गुण लिख सकते हैं, कहने का मतलब जैसे यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल लोहा ले लो, कॉपर Fe+2 या +3 दोनों ही लिख देता हूं मैं दोस्तों, क्योंकि Fe+2 भी होता है, Fe+3 भी होता है, Fe+2 या +3। दूसरा बात करते हैं Cu+2 Ag+, Mg+2 दोस्तों सभी धातुएं हैं ये। और दोस्तों ध्यान रखना, धातुएं विद्युत की क्या होती है, चालक होती है। क्यों होती है पूरा समझना ढंग से, आदि बहुत सारे एग्जाम्पल। अब दोस्तों ढंग से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस टॉपिक को ढंग से समझना कि जो धातुएं हैं अपने पास, इसमें धात्विक ठोस की बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर का 2 पढ़ लिए। तीसरा है धात्विक ठोस। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो धात्विक ठोस है इसमें अवयवी कण क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट में धातु बोल दो। जिस किसी दोस्त के याद नहीं है अवयवी कण क्या बोल देंगे दोस्तों, धातु बोल देंगे। या अपन क्या बोल सकते हैं अवयवी कण के रूप में, जो विस्थानीकृत है, मैं यहां लिख देता हूं विस्थानीकृत, शॉर्ट में ढंग से समझना, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन। तुम देख सकते हैं दोस्तों, इस पर भी धनायन है, ये भी धनायन, ये भी धनायन, यानी सभी धातुओं पर क्या लगा होता है, धनायन का निशान लगा होगा। अब बात करते हैं कहां से आया दोस्तों ये। जैसे मैं बात करता हूं दोस्तों, Na की बात कर लो, सोडियम लिया मैंने, सोडियम जैसे ही लिया मैंने Na, सोडियम धातु होती है अपने पास, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब दोस्तों ध्यान रखना, मैंने बोला है कि अपने पास अष्टीय कर्नेल धातु क्या होती है,
अष्टीय कर्नेल की जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये 3s1 है दोस्तों। इसके अलावा शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को, शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करूं दोस्तों इसमें तो 2, 4 और 6 8 हो गए। इसका मतलब इसमें 2 थे, 2 और 6 कितने हो गए 8, और ये 1 है। ये जो है अपने पास, इसके अलावा शेष बचे ये अष्टी और कर्नेल कहलाते हैं। मैं बात करूं दोस्तों Mg की, तो Mg का मतलब हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2। तो इसमें क्या हो गया, ये 2 है पहला कोष, दूसरा कोष में 8 हो गए और बाह्यतम कोष में 2 है। तो इसके अलावा शेष बचे ये जो हैं 2 और 8, ये अष्टी और कर्नेल कहलाएंगे, ये अष्टी और कर्नेल कहलाएंगे। इसके अलावा क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, और इसी को अपन क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। और मैंने यही बोला है कि जो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में, विस्थानीकृत का मतलब जो ये हैं अपने पास, ये जो है 2 और 8 ये स्थायी हैं। इनके अलावा जो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, उन्हीं में जो धनायन है, क्योंकि Na हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो इसमें एक धनायन कौन सा हो गया Na+। Mg कितना त्यागेगा, Mg+2। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको समझा दिया। और ध्यान से देखो कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि धातु धनायन ही है, देख लो। कारण मैंने समझा दिया, Na पर प्लस का 1 क्यों आता है, क्योंकि बाह्यतम कोष में 2 और 2 और 6 8, एक तीसरे कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है जो अस्थायी है, यह आसानी से त्याग कर अपना स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। तो ये 2 त्याग कर अपना स्थायित्व ग्रहण कर लेगा। तो यही बोल रहा है दोस्तों कि विस्थानीकृत अपना स्थान छोड़कर, ये जो है अपने पास स्थायी है, तो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में, यानी विस्थानीकृत अपने स्थान में, इसमें जो अपने पास ये इलेक्ट्रॉन के समुद्र में ये इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, जिससे धातु धनायन बनता है ये। तो धातु धनायन और उससे जुड़े इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित संग्रह होता है। धातु धनायन, धातु के धनायन के लिए उत्तरदायी कौन होगा, ये वाला, इसके लिए ये वाला। तो धातु धनायन और इसके इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है इनके व्यवस्थित संग्रह होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और क्रिस्टल में सभी जगह फैले होते हैं। बात करते हैं दोस्तों, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं कौन से, ये जो सभी जगह फैले होते हैं और ये जो गतिशील होते हैं, इन्हीं के कारण धातुओं की क्या होती है, विद्युत चालकता, यानी धातु विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं दोस्तों। धातु विद्युत के क्या होंगे दोस्तों, सुचालक होंगे। बात करते हैं दोस्तों ऊष्मा के भी क्या होंगे, चालक होंगे। दूसरी चीज, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे दोस्तों, इन्हीं के कारण इसमें क्या उत्पन्न होती है, धातु में चमक उत्पन्न होती है। इसे कौन सी चमक बोलते हैं, धात्विक चमक। बात करते हैं दोस्तों, धातु आघात वर्धनीय होती हैं, यानी पीटने पर इसकी पतली चादर का रूप भी दे सकते हैं। इसमें तन्य होते हैं, तन्यता का गुण होता है दोस्तों डक्टिलिटी, इसके पतले तारों को भी खींचा जा सकता है, इसके पतले तार भी बनाए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, लोहा है जो आमतौर पर खूब देखते हैं दोस्तों अपन, कॉपर है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, और ले लो दोस्तों सोडियम है, सोडियम भी धातु ही होती है, सोडियम ले लो, ये लो Na+, कैल्शियम ले लो। कहने का मतलब दोस्तों कि जो अपने पास विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन पैदा करती है, जो अपने बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा इसमें धनायन उत्पन्न होता है। जैसे मैंने बता दिया, कारण भी लिख दिया दोस्तों स्पष्ट। धातु धनायन उससे जुड़े इलेक्ट्रॉन का व्यवस्थित संग्रह, धातु धनायन तथा उससे जुड़े इलेक्ट्रॉन का व्यवस्थित संग्रह। धातु धनायन सोडियम लिया दोस्तों, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1, तो 2 और दूसरे कोष में 6 और 2 8, 2 और 8 स्थायी है। बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा है, इसके अलावा 1 बच रहा है, इसके कारण क्या हो जाएगा, 1 त्याग देगा तो धनायन हो जाएगा, और उससे जुड़े इलेक्ट्रॉन ये 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, इनका व्यवस्थित संग्रह होता है। इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ये वाले ये क्या होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग ये गतिशील होते हैं और सभी जगह ये फैले होते हैं, और सभी जगह फैले होने के कारण, इन्हीं के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, विद्युत धारा, यानी चालकता दर्शाते हैं, ऊष्मा का भी चालन करते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, ये आघात वर्धनीय होते हैं, तन्यता का गुण भी दर्शाते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब पीटने पर पतली चादर का रूप ग्रहण कर सकते हैं, तन्यता का मतलब पतले तारों को खींचा जा सकता है। और दोस्तों इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें धातु में चमक उत्पन्न होती है।
एग्जाम्पल अपन ने बता दिए दोस्तों। लास्ट बात करते हैं, लास्ट जो तीसरा है अपने पास, तीसरे चौथा जो है उसको भी देख लेते हैं। इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों इसका। अगला है दोस्तों लास्ट, तीसरा अपन ने पढ़ लिया, लास्ट पढ़ेंगे अब सह संयोजक या नेटवर्क ठोस। सह संयोजक या नेटवर्क ठोस की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना इसमें अपने पास जो है अपने पास सह संयोजक या नेटवर्क ठोस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो भी अपने पास सबसे पहला इसका वो आता है कि भाई मेन चीज जो है अवयवी कण क्या होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना अवयवी कण सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है इसका। तो मैं बात कर लेता हूं कि इसमें जो अवयवी कण है अपने पास वो अवयवी कण क्या होगा दोस्तों। अवयवी कण ध्यान रखना दोस्तों इसमें होते हैं परमाणु। अब बात करते हैं दोस्तों परमाणु, इसमें अवयवी कण हो गए अपने पास। अब बात करेंगे कि इसमें किस कारण से इसे अपन क्या बोलते हैं कि भाई इसे बहुत बड़ा ठोस बोलते हैं, नेटवर्क संरचना बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है वो समझ लेना, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें अणुओं के मध्य में कौन सा बंध होता है। बंध की बात करें तो बंध जो है कि इसमें बंध कौन सा होगा, तो परमाणु जो है दोस्तों आपस में कौन से बंध से जुड़े होंगे, सह संयोजक बंध से जुड़े होंगे। दो कारण हो गए दोस्तों, अवयवी कण निकाल लिया और इसमें अपन ने परमाणु निकाल लिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो गलनांक है, ये गलनांक क्या होगा, गलनांक उच्च होगा या निम्न होगा। तो ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा यानी अत्यंत उच्च होता है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। बात करते हैं कि ये अपने पास है जो इसमें और क्या है, ये ठोस। ध्यान रखना दोस्तों प्रकृति क्या है इनकी, प्रकृति यानी बहुत ही कठोर होंगे, नॉर्मल होंगे तो बोल सकते हैं या अत्यधिक कठोर होते हैं तथा भंगुर प्रकृति के भी होते हैं दोस्तों। ध्यान रखना ये विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, यानी मैं अभी बता देता हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक चीज ढंग से समझना इसमें जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा कर कि जो ये ठोस हैं इन ठोसों में दोस्तों थोड़ा इन ठोसों में परमाणुओं के मध्य मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। उसी जगह लिखें जहां पर इसको लिखना चाहिए, जहां अपन को समझ में आ जाए। यहाँ लिख देता हूं इसके आगे, यहाँ इन ठोसों में परमाणुओं के मध्य सह संयोजक बंध बनने के कारण विशाल अणुओं का निर्माण होता है। विशाल अणुओं का निर्माण होता है, अर्थात
नेटवर्क जैसी संरचना बन जाती है। इसलिए ये नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। या दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, ढंग से देखो, कि ये ठोस अधातु परमाणु से बनते हैं। ये ठोस अधातु परमाणु से बनते हैं जिन्हें विशाल अणु क्रिस्टल ये ठोस अधातु परमाणु से बनते हैं जिन्हें विशाल अणु क्रिस्टल कहा जाता है। ध्यान से देखना दोस्तों, इनमें अधातु परमाणु परस्पर जुड़कर बोल सकते हैं। परस्पर कौन से बंधों से जुड़ेंगे? सहसंयोजक। सहसंयोजक बंधों का एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं। इसलिए वही चीज आ गई दोस्तों वापस। कारण है, कारण दो, एक कारण बोल सकते हैं दूसरे जिस तरीके से, जिससे विशेष गुणों वाले, जिससे विशिष्ट गुणों वाले दृढ़ ठोस पदार्थ बनते हैं। ये देख लो दोस्तों, या ऐसे लिख दो या ऐसे, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया ताकि आपको अलग से समझने में, बंद वाला टॉपिक ही अलग हो गया। दोस्तों बात करते हैं कि चालकता की बात करते हैं। विद्युत चालकता यानी ये विद्युत के कुचालक, विद्युत के क्या होंगे दोस्तों? कुचालक होंगे। कुचालक यहाँ पर क्या भी बोल सकते हैं? विद्युत रोधी बोल दो बदले। कुचालक को क्या भी बोलते हैं दोस्तों? विद्युत रोधी बोल सकते हैं। जैसे, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, विद्युत के कुचालक लेकिन अपवाद है, और वो अपवाद है, ध्यान रखना, वो है ग्रेफाइट। ये सुचालक होती है। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? कारण समझ लेना, पूरा कारण समझा रहा हूं आपको कि जो अपने पास ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है। एग्जाम्पल लिख लो एक बार, एग्जाम्पल और लिख सकते हैं। जैसे SiC लिखते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड। SiC को क्या बोलेंगे? सिलिकॉन कार्बाइड। हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्टज ले लो, SiO2 ले लो, SiO2, क्वार्टज। ये सभी एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जो किसके एग्जाम्पल हैं? ये अपने पास है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अब ढंग से समझना दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो सहसंयोजक बंध जो ठोस है या नेटवर्क ठोस है, सबसे पहले दिमाग में यह आता है दोस्तों कि इसमें अवयवी कण क्या होगा। मैं बात करता हूँ दोस्तों अवयवी कण की, तो इसमें अवयवी कण पहले आना चाहिए दिमाग में कि भाई अवयवी कण क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान समझना, सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण होता है एटम यानी परमाणु।
अब दोस्तों बात की अपन ने कि सहसंयोजी, इसमें बंध कौन सा होगा, नाम से स्पष्ट है सहसंयोजक ठोस है, तो बंध भी कौन सा होना है दोस्तों, सहसंयोजक बंध हो जाएगा। और दोस्तों इसे नेटवर्क ठोस क्यों बोलते हैं, दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कभी आता तो नहीं है, लेकिन ध्यान से समझना। ये जो ठोस हैं परमाणु से बनेंगे, क्योंकि अवयवीकरण क्या है, परमाणु, बहुत सारे परमाणु मिलकर इसकी संरचना को बनाएंगे दोस्तों। तो ये जो ठोस हैं वो अधातु परमाणुओं से बनते हैं, और ये अधातु परमाणु है, इन्हें क्या कहा जाता है, विशाल अणु क्रिस्टल कहते हैं। और ये विशाल अणु क्रिस्टल आपस में कौन से बंध से जुड़ जाते हैं, सहसंयोजक बंध से, और एक नेटवर्क जैसी संरचना बनाते हैं, जो विशिष्ट कण वाले दृढ़ ठोस पदार्थ बनते हैं। इसलिए कौन से ठोस भी कहते हैं, नेटवर्क ठोस। या दोस्तों बहुत सिंपल है और भी, कि इन ठोसों में परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनने के कारण विशाल अणुओं का निर्माण होता है, बहुत बड़ा अणु, क्योंकि सहसंयोजक बंध ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु हैं, सबसे छोटा कण है, बहुत सारे छोटे कण आपस में जुड़कर एक बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं, विशाल नेटवर्क जैसी संरचना बना देते हैं। इसलिए अपन इसे क्या बोलेंगे, नेटवर्क ठोस बोलेंगे। और दोस्तों तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसे आप कर सकते। बात करते हैं, बहुत ही कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं, विद्युत के कुचालक होंगे, लेकिन दोस्तों अपवाद है, इसमें ग्रेफाइट हीरा है। अपन को पता है दोस्तों हीरो में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि हीरा जो कार्बन का एक अपर रूप है, और अपन ने पढ़ा है दोस्तों कार्बन के हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन जैसे अपर रूप होते हैं, जिसमें हीरा और फुलरिन विद्युत के कुचालक, हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि हीरे में जो 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जिसमें जो कार्बन की 4 संयोजकता है, उसके साथ बंध बनाने में 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन भाग ले लेते हैं। इसका मतलब कोई भी शेष इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। शेष इलेक्ट्रॉन नहीं बचने के कारण हीरा विद्युत का क्या होगा, कुचालक। लेकिन दोस्तों हीरे की संरचना होती है चतुष्फल की, अपन ने देखा दोस्तों, तो चतुष्फल में कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है, जो हीरे से 4, हीरे की जो संरचना है उसके 4 इलेक्ट्रॉन से बंध बना लेती है, जिससे हीरे में एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचने के कारण हीरा विद्युत का कुचालक होता है। दोस्तों बात करते हैं अपन कि जो ये है अपने पास कौन सा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की संरचना विद्युत, ग्रेफाइट को अपन हीरा, ध्यान रखना दोस्तों, मैं बता देता हूँ, थोड़ा ढंग से समझना कि ये जो है प्रकृति इसकी अत्यधिक कठोर और भंगुर है। हीरा कठोर प्रकृति का होता है, भंगुर होता है दोस्तों। सिलिकॉन कार्बाइड कठोर होता है, भंगुर होता है। सिलिका भी कठोर और भंगुर होगी। विद्युत का कुचालक यानी विद्युत रोधी होगा हीरा। सिलिकॉन कार्बाइड विद्युत रोधी होगा, कुचालक होगा। सिलिकॉन का SiO2 भी विद्युत की कुचालक होगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ग्रेफाइट विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, जो ग्रेफाइट है ये कठोर भी नहीं होती है, और ये क्या होती है, मुलायम होती है, और विद्युत की चालक भी होती है। क्योंकि ग्रेफाइट का जो प्रत्येक कार्बन है दोस्तों, ध्यान रखना, ग्रेफाइट की जो संरचना है अपन को पता है षटकोणीय होती है। और दोस्तों ध्यान रखना, जो ग्रेफाइट की संरचना में प्रत्येक जो कार्बन है, इस ग्रेफाइट की जो संरचना है दोस्तों, ध्यान रखना, इसकी संरचना में जो प्रत्येक कार्बन है, ये अन्य 3 कार्बनों से, अन्य 3 कार्बन जो नजदीक इसके 3 कार्बन हैं उनसे जुड़ा होता है, और चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 परतों के मध्य में उपस्थित होता है। अपन बात करते हैं दोस्तों, ग्रेफाइट है, हीरे की बात की, हीरा विद्युत का अपन ने कुचालक बताया है, हीरे को अपन ने कठोर भी बताया, हीरा कठोर होता है, विद्युत का कुचालक होता है। और दोस्तों अपन ने बात की थी कि हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होता है, तो जो उसमें 4 जो कार्बन की 4 संयोजकता होने के कारण हीरे की संरचना में जो 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्बन के साथ बंध बनाने में भाग ले लेते हैं, इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होगा। हीरा कठोर भी होता है दोस्तों, हीरा भंगुर प्रकृति का भी होता है, हीरा विद्युत रोधी होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इसका एक अपवाद है, और अपवाद है अपने पास कौन सा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ध्यान रखना दोस्तों, ये कुचालक नहीं होकर विद्युत का चालन करता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे दोस्तों ध्यान रखना, अपनी जो पेंसिल होती है, जिसे अपन रूल बोलते हैं, जो अपन लिखते हैं, जिससे रबर के द्वारा इसको रिमूव कर सकते हैं, मिटा सकते हैं,
उसमें जो अपने पास नोक आती है, जो ब्लैक अपने पास पेंसिल में जो लिखने के लिए जो आती है, जिससे अपन शार्पनर से छीलते हैं, वो नोक दोस्तों ग्रेफाइट की होती है। उसमें विद्युत धारा यानी करंट आसानी से प्रवाहित हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है। उसमें जो ग्रेफाइट है, ध्यान रखना दोस्तों, ये मुलायम भी होता है हीरे की तुलना में, और ये चालक भी होता है। और दोस्तों ध्यान रखना, ग्रेफाइट जो संरचना है, मैं आंसर बता देता हूँ दोस्तों, स्पष्ट सोचने की जरूरत नहीं है, किताबों में आंसर लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, एग्जाम में ऐसा आता है, प्रश्न ये आता है ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है या नहीं करता, चालक होता है, कुछ अलग होता है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं कि जो ग्रेफाइट है ये विद्युत का चालन भी करता है, मुलायम भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ग्रेफाइट की संरचना में जो प्रत्येक कार्बन है, ये अन्य 3 कार्बन जो अपने नजदीक के जो कार्बन है, इसके ग्रेफाइट की जो संरचना में प्रत्येक कार्बन उसके नजदीक अन्य 3 कार्बन के साथ बंध बनाने के लिए भाग कर लेता है, यानी अन्य 3 कार्बन के साथ बंध बना लेता है। जबकि चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है, ध्यान समझना दोस्तों, कि हीरे की जो ग्रेफाइट की संरचना मुलायम और चालन होती है, ग्रेफाइट विद्युत का चालन क्यों करता है? ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ग्रेफाइट की संरचना में प्रत्येक कार्बन अन्य 3 जो कार्बन है, नजदीक वाले, निकट वाले अन्य 3 कार्बन, उनके साथ तो बंध बना लेता है। जबकि जो चौथा इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ये चौथा इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन जो ग्रेफाइट की 2 परतों के मध्य उपस्थित होता है, 2 परतों के मध्य होता है, उपस्थित होता है, जो विद्युत गमन के लिए उत्तरदायी होता है, जिसके कारण चालन होता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रेफाइट मुलायम और चालक क्यों होता है। ग्रेफाइट चालक इसलिए होगा क्योंकि ग्रेफाइट की जो संरचना है उसमें प्रत्येक कार्बन नजदीक के 3 कार्बनों से तो बंध बना लेगा, और चौथा जो कार्बन है वो ग्रेफाइट की 2 परतों के मध्य उपस्थित होता है। वो 2 परतों के मध्य उपस्थित होने के कारण वो लगातार गति करता रहता है, जिसके कारण विद्युत धारा का चालन होता है। ग्रेफाइट में जो बहुत सारी परतें हैं एक दूसरे पर खिसकती हैं दोस्तों, ध्यान रखना। मैं बता देता हूं कि जो ग्रेफाइट है, ये इसमें जो परतें होती हैं अपने पास, जो ग्रेफाइट की परतें हैं, ये एक दूसरे पर सरकती हैं। एक दूसरे पर सरकती हैं, और ये जो ग्रेफाइट है दोस्तों मुलायम ठोस होता है और उत्तम ठोस चिकनाई वाले होते हैं। पेंसिल की नोक, पेंसिल तुमने देखी होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो अपना ठोस वाला टॉपिक था कि जो क्रिस्टलीय ठोस है दोस्तों, इस क्रिस्टलीय ठोस को अपन ने 4 भागों में बांटा था दोस्तों। कि इसमें दोबारा बता देता हूं, सहसंयोजक ठोस क्या होता है। सहसंयोजक ठोस को दोस्तों नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं। सहसंयोजक में अवयवी कण बहुत सारे परमाणु, और परमाणु जो होते हैं दोस्तों, इन ठोस में जो परमाणु हैं ये सहसंयोजक बंध के साथ जुड़कर, यानी अवयवी कण परमाणु है तो इसमें बहुत सारे परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़कर एक नेटवर्क यानी बहुत बड़ी विशाल अणु बनाते हैं, और विशाल अणुओं का जो निर्माण करेंगे तो विशाल अणुओं का जो निर्माण है एक नेटवर्क की तरह होता है, इसलिए इसे नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं, गलनांक बहुत ज्यादा उच्च होगा, ये लगभग भंगुर कठोर प्रकृति के होंगे दोस्तों, विद्युत के कुचालक, विद्युत रोधी होंगे। बात करते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें ग्रेफाइट है, एक अपवाद है, जो कठोर नहीं होकर मुलायम ठोस होता है, चिकनाई वाला होता है, और दोस्तों विद्युत का चालन भी करता है। विद्युत का चालन क्यों करेगा? क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है दोस्तों, 4 जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जो ग्रेफाइट की संरचना है, ग्रेफाइट विद्युत का चालन क्यों करता है? क्योंकि ग्रेफाइट की जो संरचना है उसमें जो उसका प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है ये नजदीक के 3 इलेक्ट्रॉनों से तो बंध बना लेता है, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये 2 परतों के मध्य में उपस्थित होता है, और 2 जो परतें हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं, सरक सकती हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गति करेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन, और जिसके कारण विद्युत धारा का चालन हो जाएगा। इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का चालन होता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये अपने पास जो क्रिस्टलीय ठोस थे, इस क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण किया था जो अंतराणिक बलों की प्रकृति के आधार पर, जो अपन ने सबसे पहले आणविक ठोस,
आयनिक ठोस, धात्विक और सहसंयोजक ठोस 4 भागों में बांटा था, जिसमें आणविक ठोस को 3 भागों में, अध्रुवीय आणविक ठोस, फिर ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, इसको कंप्लीट पढ़ लिया। आयनिक ठोस को आज पढ़ लिया सबसे पहले, फिर धात्विक ठोस पढ़ लिया और दोस्तों अब सहसंयोजक ठोस पढ़ लिया। अब दोस्तों कल मैं इसी को बहुत ही अच्छी तरीके से एक सारणी के द्वारा आपके सामने जो चारों है आणविक ठोस के तीनों भाग प्लस आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक सारणी से समझाऊंगा, ताकि जो पूरा 2-3 दिन का जो अपना मटेरियल दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, 3 दिन का मटेरियल केवल 7-8 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि यदि आपको चैनल पे जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर जरूर करें। और दोस्तों ध्यान रखना, जल्दी ही आपको सीनियर की जो एग्जाम है उसके बारे में आपको कल जानकारी दे दूंगा कि क्या होने वाला है, लगभग जो संभावना है मैं आपको कल उससे अपडेट करा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।